नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रसायनों के संसार में। आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ जिसे हम परमाणु कहते हैं। यूं तो परमाणु के विषय में आप सभी लोग जानते हो। इस सृष्टि का आरंभ और इस सृष्टि का अंत अगर जिस चीज से हो सकता है उसे हम परमाणु कहते हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु बम के विषय में आप जानते होंगे कि परमाणु जब जो होते हैं संयुक्त होकर एक बहुत बड़े परमाणुीय कणों का निर्माण करते हैं, तो वह परमाणु विखंडित होने के बाद विस्फोट को जन्म दे सकता है। परमाणु की सर्वप्रथम व्याख्या महर्षि कणाद ने की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता प्रारंभ से ही बड़ी रीच रही है और हमारे जो ऋषि महर्षि रहे हैं उन्होंने ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों, तारों आदि की स्थितियों का सबसे पहले अवलोकन किया। इसी क्रम में महर्षि कणाद ने ऋग्वेद के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड चाहे चर हो या अचर, चर का अर्थ होता है सजीव, अचर का अर्थ होता है निर्जीव, एक अत्यंत ही सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है जिसे हम परमाणु अर्थात परमाणु कहते हैं। यह एक अविनाशी कण होता है और इसमें अपार ऊर्जाओं का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त लुक्रेटस और डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने महर्षि कणाद के सिद्धांतों का समर्थन किया। लुक्रेटस और डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिकों ने महर्षि कणाद के सिद्धांतों का समर्थन किया और उन्होंने बताया कि परमाणु एक अत्यंत सूक्ष्म कण होता है और वह अपार ऊर्जाओं का समावेशित कण होता है और इसे हम नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन परमाणु के सिद्धांतों का वास्तविक वर्णन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने बताया कि परमाणु एक अत्यंत ही सूक्ष्म कण होता है जो मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के मध्य का भाग धनावेशित होता है जो मूल कणों न्यूट्रॉन व प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के मध्य भाग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति करता है और गति करते रहने के कारण एक क्षेत्र प्राप्त होता है जिसे परमाणु की कक्षा कहते हैं। इसे के, एल, एम, एन, ओ, पी डॉट 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 एन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो कक्षा परमाणु के नाभिक के सबसे निकटतम होती है उसके लिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 अर्थात जो सबसे पहली कक्षा नाभिक के पास है उसके लिए हम n बराबर 1 का प्रयोग करेंगे, अर्थात पहली कक्षा। n बराबर 2 का मतलब दूसरी कक्षा, n बराबर 3 का मतलब तीसरी कक्षा, n बराबर 4 का मतलब चौथी कक्षा। इस तरह से किसी परमाणु की कक्षाएं अनंत हो सकती हैं। यह उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है कि किसी परमाणु में कितनी कक्षा हो सकती हैं। अगर हम परमाणु की संरचना देखें तो आप देख सकते हैं कि यह एक आपका क्या है, परमाणु है। परमाणु इतना बड़ा नहीं होता, परमाणु तो एक अत्यंत ही सूक्ष्म कण होता है। केवल आपको प्रदर्शित करने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि एक चिटकी में मनुष्य के लाखों परमाणु क्या हो सकते हैं, समाहित हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर हम दही को माइक्रोस्कोप से देख ले, चूंकि एटम्स का अध्ययन भी माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, इसका भी अध्ययन हम केवल माइक्रोस्कोप से ही कर सकते हैं। अगर हम एक चिटकी ले लें, एक चिटकी कोई मटेरियल ले लें तो उसमें लाखों परमाणु क्या हो सकते हैं, समाहित हो सकते हैं। तो परमाणु जो होता है एक अत्यंत ही सूक्ष्म कण होता है। इसके मध्य भाग में जो होते हैं न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं
और इस कारण से चूंकि न्यूट्रॉन वैद्युत रूप से उदासीन होता है, प्रोटॉन वैद्युत रूप से धनावेशित होता है, इसलिए किसी परमाणु का नाभिक जो होता है वैद्युत रूप से धनावेशित होता है। इसके चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में गति करते हैं और गति करते रहने के कारण इनको एक क्षेत्र प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को हम परमाणु की कक्षा कहते हैं। एक क्षेत्र प्राप्त होता है, इस क्षेत्र को हम परमाणु की कक्षा कहते हैं, जिन्हें हम के, एल, एम, एन, ओ, सी आदि अक्षरों से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो कक्षा परमाणु के नाभिक के सबसे निकटतम होती है उसके लिए n का मान 1, n बराबर 2, n क्या है? नंबर ऑफ कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित कर रही है। n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। इस तरह से n का मान भी क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है, n का मान अनंत हो सकता है। तो इस तरह से मैंने पाया कि परमाणु एक अत्यंत ही सूक्ष्म कण होता है जो मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के मध्य का भाग जो होता है धनावेशित होता है, जो मूल कणों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठा कि इस नाभिक के चारों तरफ यह इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में गति क्यों करता है? तो आप सभी लोगों को मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने चुंबक देखा होगा, दंड चुंबक। किसी दंड चुंबक में जो होते हैं दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। एक ध्रुव धन का कार्य करता है, दूसरा ध्रुव जो होता है ऋण का कार्य करता है। धन ध्रुव से उत्पन्न होने वाली किरणें जो होती हैं ऋणावेशित ध्रुव से टकराती हैं और ऋणावेशित ध्रुव से उत्पन्न होने वाली किरणें धनावेशित ध्रुव से टकराती हैं। इस तरह से एक क्षेत्र प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को हम सामान्यतः जो होते हैं वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लोहे का कोई टुकड़ा अगर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से बाहर होगा तो इसे चुंबक अपनी सतह पर आकर्षित नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही यह लोहे का कण या लोहे का टुकड़ा इस वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आएगा, यह चुंबक उसे अपनी सतह पर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा, क्योंकि किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई कण स्वतंत्र अवस्था में होता है। इसी तरह से परमाणु का जो यह मध्य का भाग होता है वह धनावेशित होता है, यह इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। धनावेश और ऋणावेश के कारण जो होता है यहां पर एक क्षेत्र स्थापित होता है जिसे हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित यह इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में हो जाता है और यह स्वतंत्र अवस्था में इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो होता है वृत्तीय कक्षा में गति करता रहता है और गति करते रहने के कारण हमको एक क्षेत्र प्राप्त होता है जिसे हम परमाणु की कक्षा कहते हैं। आइए हम सभी लोग देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुवाद। चूंकि डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के सिद्धांतों की व्याख्या की, तो आइए हम डाल्टन का परमाणुवाद देख लेते हैं। डाल्टन ने द्रव्य के अविनाशिता के नियम को संज्ञान में लेकर, द्रव्य का अविनाशिता का नियम क्या होता है? द्रव्य को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न तो हम द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। तो डाल्टन ने द्रव्य के अविनाशिता के सिद्धांतों को संज्ञान में लेकर परमाणु की परिभाषा दी और उन्होंने बताया कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इस तरह से अगर हम परमाणु की विशेषता देखें अकॉर्डिंग टू डाल्टन, तो हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु न तो उत्पन्न होता है और न ही इसको हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि में एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे
लोहे का चाहे जितना परमाणु हम ले लें, सभी परमाणु जो होंगे आकार और द्रव्यमान में एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। इसी तरह से हम अगर कॉपर का कोई भी एटम ले लें, कोई भी परमाणु ले लें, वह आकार और द्रव्यमान में एक दूसरे के क्या होंगे, समान ही होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। लोहे का परमाणु किसी दूसरे ढंग का होगा, किसी दूसरी आकार आकृति का होगा, कॉपर का किसी दूसरी आकार आकृति का होगा, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक परमाणु आपस में मिलकर एक संयुक्त परमाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एटम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। प्रत्येक परमाणु आपस में मिलकर, वह भिन्न भिन्न परमाणु भी आपस में मिलकर क्या हो सकते हैं, कंपाउंड एटम का निर्माण कर सकते हैं। जैसे H2O में आप देखोगे तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु संयुक्त होकर इसने क्या किया, एक कंपाउंड एटम का निर्माण किया। इसी तरह से अगर हम देखना चाहते हैं तो Fe में भी क्या होते हैं, Fe के तमाम परमाणु आपस में संयुक्त होकर जो होते हैं, क्या होते हैं, ये आपस में संयुक्त होकर एक कंपाउंड एटम, एक कंपाउंड परमाणु का निर्माण करते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं H2SO4 में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 परमाणु आपस में संयुक्त होकर इन्होंने कंपाउंड एटम का निर्माण किया है। जितनी धातुएं होती हैं वह यूनिमॉलिक्यूलर एटम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं एकल परमाणविक अणु होते हैं, और इनको भी हम कंपाउंड एटम की श्रेणी में कहते हैं, क्योंकि Fe और Fe आपस में संयुक्त होंगे तो ये Fe ही रहेंगे, लेकिन वह कंपाउंड एटम का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब आइए हम सभी लोग देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष क्या थे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पहला दोष यह था कि एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। एक ही तत्व के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग नहीं होना चाहिए था। जैसे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, प्रोट्रियम में, ड्यूट्रियम में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 है, और ट्राइट्रियम में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो जबकि एक ही तत्व के परमाणु है, तीन के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों आपस में समान होने चाहिए थे। इस बात की व्याख्या डाल्टन नहीं कर सके। यद्यपि मैं आप सबको बता दूं कि एक ही तत्व की यह परमाणु है, लेकिन यह एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। उसके बाद दूसरा, एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, क्योंकि समान आवेश, समान आकृति होने के कारण वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देने चाहिए। जबकि हम पाते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग कर जाते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वह आपस में क्या कर जाते हैं, संयोग कर जाते हैं। जबकि एक ही तत्व के परमाणुओं को आपस में संयोग नहीं करना चाहिए, जबकि एक ही तत्व के परमाणु क्या कर जाते हैं, संयोग कर जाते हैं। यह भी क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों का बहुत बड़ा दोष है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और द्रव्यमान की दृष्टि से अलग अलग क्यों होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और द्रव्यमान की दृष्टि से अलग अलग क्यों होते हैं। भिन्न भिन्न, तीसरा दोष क्या था, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और द्रव्यमान की दृष्टि से अलग अलग क्यों थे। अब डाल्टन के परमाणुवाद का रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने कुछ संशोधन किया। उन्होंने क्या संशोधन किया, उन्होंने डाल्टन के परमाणु के अविनाशिता के सिद्धांतों का खंडन किया, और खंडन करते हुए उन्होंने बताया कि सामान्यतः किसी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सामान्यतः किसी परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। वह क्या होते हैं, अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको बाहर से थोड़ी सी अधिक ऊर्जा मिलती है, ये अपनी कक्षा छोड़ देते हैं और अपनी कक्षा छोड़कर अपेक्षाकृत ऊंची कक्षाओं में चले जाते हैं। जब ये ऊंची कक्षाओं में जाते हैं तो K बराबर ½ mv² के अनुसार
काइनेटिक एनर्जी जस्ट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होती है वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। अर्थात कोई वस्तु जब गतिज अवस्था में होती है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है और उसके वेग में कमी होती है। अंततः वो अपने प्रारंभिक कक्षकों में लौटना प्रारंभ कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो है अंततः अपने प्रारंभिक कक्षकों में लौटना प्रारंभ किया। लौटते समय भी इसकी ऊर्जा में कमी हुई, k बराबर हाफ mv² के अनुसार, और इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक पर गिरा और परमाणु को विखंडित कर दिया। यही कारण होता है कि परमाणु एक विभाज्य निकाय होता है, अर्थात हम परमाणु को विखंडित कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत थे उनका रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने संशोधन किया। उन्होंने बताया कि परमाणु एक विभाज्य कण होता है, अर्थात हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए बताया कि किसी परमाणु उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, लेकिन जैसे इनको बाहर से थोड़ी सी अधिक ऊर्जा मिलती है ये अपनी कक्षा छोड़ देते हैं और छोड़कर अपेक्षाकृत ऊंची कक्षाओं में चले जाते हैं। ऊंची कक्षाओं में जाते समय इनकी ऊर्जा में कमी होती है। अंततः यह अपने प्रारंभिक कक्षकों में लौटना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि किसी कक्षक में रहने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लौटते समय भी इनकी ऊर्जा में कमी होती है और अंततः इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं रहती है कि वह प्रारंभिक कक्षकों में भी रह सके, और अंततः वह परमाणु के नाभिक पर गिरते हैं और परमाणु को विखंडित कर देते हैं। यही कारण होता है कि परमाणु एक विभाज्य निकाय होता है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो आज का परमाणु के ऊपर समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।